हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्कॉलर में। आज हम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। ये वनडे एग्जाम्स में आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इफेक्ट, लुमिनस प्रेशर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों, आप इसे पॉज करके एक बार आंसर खुद भी सोच सकते हो कि क्या आंसर होगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्लिक करेगा कि अगर सही भी होता है तो अच्छी बात है, और अगर गलत भी हो जाता है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको वहाँ हॉल में क्लिक करेगा कि हाँ, मैंने ये आंसर कहीं देखा था, और आपको वो माइंड में रह जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों लुमिनस इफेक्ट, सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, कैंडेला का यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी। एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग में, रेलवे में, बीएड में ये सारे यूनिट्स पूछ लेते हैं। जैसे कि आपको टाइम, टेम्परेचर किसका यूनिट है, टाइम का बताओ, मीटर, वॉल्यूम, मास, ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लुमेन इज़ द यूनिट ऑफ, फिर से चार ऑप्शन है दोस्तों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स, बोथ, ल्यूमिनस इफेक्ट। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, सोच लो आप पॉज करके। हाँ, तो दोस्तों इसका आंसर ल्यूमिनस फ्लक्स है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ और नन। कौन सा इसमें डेंसिटी है इलेक्ट्रिक करंट का? दोस्तों आपको मैं बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि ओनली स्पीड आपको बता दें, लाइक 50 और 30 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से कोई भी गाड़ी, या आप चल रहे हो, या साइकिल से चल रहे हो, या किसी भी चीज़ से चल रहे हो, सिर्फ एक ही चीज़ आपको वहाँ पे शो करे, लाइक स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें, स्पीड और प्लस डायरेक्शन, ये दोनों शो हो। लाइक अब ऐसे बोल दे जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर से हम चल रहे हैं, और डायरेक्शन हमें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चल रहे हैं और हमें डायरेक्शन में इधर मुड़ जाते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टाइम, मास, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मास की स्पेलिंग गलत लिख गई है, ASS होगा। ठीक है, डिस्टेंस। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डिस्टेंस होगा। इसको आप एक तरीके से और पूछ सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लाइट ईयर कितने मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म क्या है, ये है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। If the length of a simple pendulum is increased by 4%, then its time period will be, मतलब कि ये पूछ रहा है कि अगर पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम है वो उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, लाइक ऐसे है, कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बंधा हुआ है, इसको अगर इस लेंथ को और हम 4% बढ़ा दें तो इसका टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इंक्रीज बाई 3%, इंक्रीज बाई 2%, इंक्रीज बाई 4% और नन। तो दोस्तों ये तो लॉजिक सी बात है कि अगर इसका ये लेंथ बढ़ेगा तो ऑफकोर्स इसके टाइम पीरियड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में फिजिक्स में कि अगर ये लेंथ बढ़ जाती है तो ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है, जिससे कि ये धीमी पड़ जाती है ना। टाइम पीरियड और इंक्रीज हो, मतलब और स्लो हो जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड मान लो अगर 1 घंटा है, तो अब इसमें और कुछ 2% इसमें और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया
इंक्रीज बाय 2%। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ये ड्यू टू होगा, लाइक दिस, ड्यू टू। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, किसके कारण से, क्यों होते हैं? जैसे आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आप प्लांट्स में देखोगे जो पत्ते होते हैं उस पर जो ड्यूज होते हैं, मतलब ओस की बूंदें जो पड़ी होती हैं वो सर्कल फॉर्म में ही होते हैं। और जब बारिश होती है तब भी पानी बूंदे 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 मतलब स्फेरिकल शेप में होते हैं। क्या वजह है इसका? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्रेविटी ऑफ दिस वेरी कलर, surface tension, viscosity of the raindrops, atmospheric friction of air molecules। आप पॉज करके एक बार सोच लो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, चलो इसका आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन ना एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, मतलब कि जितना मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सके वो एरिया कवर करने में वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बूंदें ऐसे फैलती नहीं हैं, वो एक शेप में मतलब इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम वॉच, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम वॉच का किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है डिपेंड ऑन द मास, डिपेंड्स ऑन द लेंथ, अपॉन द लेंथ, डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। दोस्तों हमने अभी पढ़ा कि ये जो लेंथ है, टाइम पीरियड का इफेक्ट पड़ता है लेंथ पे। लेंथ, तो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ये लेंथ रिलेटेड है आपका टाइम पीरियड से। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फॉर शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड? ठीक है, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, सॉरी यहाँ पे प्लेन होगा दोस्तों, ये मैंने खुद ने टाइप किया हुआ है तो मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दिस। चलो थर्ड ऑप्शन है कॉनकेव मिरर एंड फोर्थ इज नन। तो दोस्तों एक मैं आपको बता दूं, कॉनकेव मिरर का शेप लाइक दिस, अधिकतर बच्चों को इससे प्रॉब्लम होती है, कॉनकेव मिरर कैसे शेप में होता है, कॉन्वेक्स कैसे होता है। तो केव, इसमें केव है, केव मतलब गुफा होता है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे समझो गुफा में जा रहा है, तो गुफा के तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ गुफा है। ठीक है, और आप देखोगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मीन्स वैक्स, वैक्स तो आप जानते हो, वैक्स को यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों शेप से जुड़े होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये मतलब दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो इसका आंसर क्या होगा? जो शेविंग में मिरर कौन सी यूज़ होती है वो है कॉनकेव, गुफा। ठीक है, गुफा वाली मिरर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको याद हो जाएगा ये इजली, अब आपको क्लियर भी होगा शायद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। द कलर ऑफ ओपैक, सॉरी दोस्तों ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है टाइपिंग में। ओपैक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर विच इज एब्जॉर्ब्ड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड। बताइए दोस्तों, इसका आंसर है नॉट रिफ्लेक्टेड। मतलब अब कोई भी इस पर ऑयल लग जाए एक एरिया में तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब उस पर कुछ भी रेज पड़ेंगे, अगर रेडिएशंस आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, साइनिंग ऑफ लाइट, मैग्नेटिक फोर्स एंड टाइम। तो इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है दोस्तों। इसका आप देख लो, इतना होता है इसका न्यूमेरिकल फॉर्म, 10⁻16, 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। ठीक है, एक और यूनिट होता है इसका डिस्टेंस का, हमने अभी पढ़ा, लाइट ईयर, है ना दोस्तों, ये भी यूनिट है इसका, लाइट ईयर का भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है लिक्विड एंड गैस नेवर शो
क्या क्या शो नहीं करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब जो ये 3 फॉर्म होते हैं मैटर्स के, आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, जिसमें से ये दोनों क्या शो नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये ना लिक्विड में ये दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉडीज एग्जीक्यूटेड फ्री फॉलिंग मोशन हैव इक्वल एक्सीलरेशन, इक्वल मोमेंटम, इक्वल वेलोसिटी और इक्वल फोर्स। तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्री फॉलिंग मतलब गिर रहा है वहाँ से, तो इसका होगा इक्वल एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? जैसे कि जिसमें स्पीड भी आपको पता हो, लाइक 10 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा हो स्पीड, हाँ, और डायरेक्शन भी हमें पता हो, ठीक है, तो ये होता है एक्सीलरेशन, ठीक। लाइक जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ से जाके यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ठीक है, और हम यहाँ पे जाके ऐसे मुड़े, स्पीड तो सेम है और हम मुड़ भी रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्शन और स्पीड हमें दोनों पता है, तो एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको इज प्रोड्यूस बाय साउंड वेव ड्यू टू। जो इको साउंड प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्कैटरिंग ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड और नन। जैसे कि आप पहाड़ों पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ से चिल्लाते हैं लोग, तो उनकी आवाज़ यहाँ जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक दूसरा माउंटेन होता है या कुछ भी, वहाँ से वो टकरा के फिर वापस आती हैं, इसी को इको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अ मोबाइल फ़ोन चार्जर इस क्या है? इन्वर्टर, यूपीएस, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर है दोस्तों, आप सोच लो, ठीक है। तो मोबाइल चार्जर जो है एक स्टेप डाउन है ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ये जैसे ट्रांसफार्मर होता है, इसका जो एक लेवल कम, मतलब एक लेवल कम जो होता है वो होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फुल्ली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, वेव थ्योरी, बोथ और नन। मतलब आप बताओ मुझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फुल्ली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ किस थ्योरी के बेसिस पे इसको इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मैं बताती हूँ उसको आपको, क्वांटम थ्योरी, ठीक है दोस्तों। आप क्वांटम थ्योरी बहुत ही एडवांस थ्योरी है। आप कहोगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कहो कि क्वांटम थ्योरी आपको नहीं मालूम है, तो आपको जानना है क्लियरिटी के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम थ्योरी क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अ हाई एल्टीट्यूड प्रेशर कुकर इज प्रेफरेबल फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शंस हैं रिड्यूस ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिड्यूस ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा है इंक्रीज ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा है रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा? जैसे कि मान लो हम लोग माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेनर्स जाते हैं ना ऊपर, तो वहाँ पे क्यों वो सिलेंडर लेके जाते हैं अपने पास, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ही लो होता है, वहाँ पे बहुत कमी होती है, हवा सांस नहीं लेने के लिए बहुत एयर प्रेशर बहुत लो होता है वहाँ पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो इसलिए उसको लेके जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूस ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, जो माउंटेनर्स माउंटेन पे जाते हैं तो एक सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैस फिल होती है, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने ये क्वेश्चन सुना है, आपको ये पता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, और मेरा कोई मोटो नहीं है, जस्ट मैं चाहती हूँ कि सबको एजुकेशन मिले।
तो मेरा बस एक छोटा सा इनिशिएट है कि मैं कुछ लोगों को छोटे से ही सही स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, अ सेमी कंडक्टर हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दूसरा है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और तीसरा है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एंड फोर्थ है नन। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। द लेज़र इज अ बीम ऑफ रेडिएशन विच आर, पहला है नॉन कोहेरेंट एंड नॉन मोनोक्रोमैटिक, दूसरा है कोहेरेंट एंड नॉन मोनोक्रोमैटिक, तीसरा है नॉन कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, चौथा है कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक। सोच लीजिए दोस्तों। वैसे ये नॉन कोहेरेंट, ये कोहेरेंट, ये इसका आंसर क्या होगा मैं बताती हूँ दोस्तों, ठीक है। कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, वैसे ये होते क्या हैं? कोहेरेंट मीन्स कि एक साथ, मतलब जैसे कि रेस निकल रही है, ठीक है, इसमें जो ये डिस्टेंस है ना इक्वल हो, बराबर, मतलब कि बराबर डिस्टेंस हो, तो ये तो कॉन्स्टेंटली उसका जो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंस भी उनके बीच कांस्टेंट है, मतलब तो वो कोहेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और मोनोक्रोमैटिक मतलब एक वेव, सिंगल, मोनो लिखा हुआ है इसमें, मोनो, ठीक है दोस्तों, तो ये मोनोक्रोमैटिक हो जाएगा। तो मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट ये जो है लेज़र बीम के थ्रू ही ये मोनोक्रोमैटिक की रेस प्रोड्यूस की जा सकती है, इसलिए ये मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द पेंडुलम वॉचेस बिकम स्लो डाउन इन समर बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए ऑफ लॉन्गर समर डे, ऑप्शन बी द वेट ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज इन द समर, ऑप्शन सी पेंडुलम बिकम इलोंगेटेड एंड correspondingly time is elongated at per unit oscillation, and D of appearance of friction in the coils। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमने दो क्वेश्चंस ऊपर कर चुके हैं पेंडुलम से रिलेटेड, यानी कि पेंडुलम बिकम इलोंगेटेड एंड, ये आंसर होगा इसका दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसका ऑप्शन एक यहाँ रह गया है। तो पहला डेसिबल रिलेटेड साउंड, हॉर्स पावर रिलेटेड यूनिट ऑफ पावर, नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। कौन सा गलत है इसमें, ये चूज़ करना है दोस्तों। चलो, तो इसका आंसर हो गया डी, यानी सेल्सियस का जो भी ये टेम्परेचर से रिलेटेड, ये टेम्परेचर का यूनिट है दोस्तों, टेम्परेचर। ठीक है, डेसिबल तो साउंड का है, हॉर्स पावर पावर का है, नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस का है। जैसे मान लो ये सी है, ये लैंड है, ये सी है, तो यहाँ से जो भी ये डिस्टेंस होता है ना, कितनी दूर तक जाता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये नॉटिकल माइल्स से हमें पता चलता है कि हमारा कितने एरिया में, समुद्र में हमारा पूरे एरिया नहीं होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो हमें पता होती हैं, जो लॉज के अकॉर्डिंग तय की गई हैं, तो नॉटिकल माइल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे 12 नॉटिकल माइल्स है हमारे इंडिया के, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का सेशन ख़त्म होता है। फिज़िक्स के क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी करिए, आप क्या इसमें पसंद नहीं आया, प्रॉब्लम्स डिस्कस जो मैंने किया है, जो भी आपको क्लियरिटी नहीं आई है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, क्लियरिटी लाने के लिए क्लियर कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, धन्यवाद।